Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. Welcome to lecture number 81 of grade 9 physics. स्टूडेंट आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 80 पे फाइनल टर्म का कोर्स स्टार्ट किया था। फाइनल टर्म का कोर्स हमारे साथ बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट है और बुक के लिहाज से हमारे साथ जो चैप्टर नंबर 3 है वो डायनेमिक्स है। उस पर कल मैंने डिटेल में बात किया था कि डायनेमिक्स हमारे साथ क्या है। इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद मैंने इसके इंट्रोडक्शन पे बात किया था कि काइनेमेटिक्स हमारे साथ मैकेनिक्स का कौन सा ब्रांच है, किसके मुतालिक वो डील करते हैं। फिर बाद में मैंने डायनेमिक्स की बात की कि वो हमारे साथ भी मोशन के लिए, लेकिन इसमें भी हम मोशन डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क एक काइनेमेटिक्स में हम हाउ की बात करते हैं कि हमारे साथ मोशन किस तरह है, और डायनेमिक्स में हमारे साथ हम बात करते हैं कि वाई द मोशन हमारे साथ क्यों है। तो डायनेमिक्स में हम खास ऑफ मोशन के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। फिर इसके बाद मैंने फोर्स पे बात की कि फोर्स हमारे साथ वो एजेंट है जो किसी बॉडी को मूव करे या मूव करने की कोशिश करे, या किसी बॉडी को स्टॉप करे या स्टॉप करने की कोशिश करे, तो इस एजेंट को हम फोर्स कहते हैं। फिर इसके बाद हमने इसका जो यूनिट था वो भी डिफाइन किया कि हमारे साथ फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है और वो हमारे साथ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो टॉपिक 3.2 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारे साथ क्या है कि आइजैक न्यूटन ने 1672 से 1727 तक उसका हमारे साथ एज लिमिट रहा। वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे और उन्होंने थ्योरी पेश की फॉर द कॉजेज ऑफ मोशन, और उसको फिर उन्होंने कलेक्टिवली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का नाम दे दिया। सही है। तो हम यहाँ पे क्या करें कि आइजैक न्यूटन 1642 से लेकर 1727 was born in England। वो इंग्लैंड में पैदा हुई थी। He proposed a theory of the cause of motion। उन्होंने मोशन की causes की बुनियाद पे थ्योरी पेश की कि हमारे साथ मोशन किस वजह से पैदा होते हैं, उसकी वजह क्या है। तो उन्हीं बात पे उन्होंने थ्योरी पेश की कलेक्टिवली। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव दे आर कॉल्ड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसको हम कलेक्टिवली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं and provide the basis for understanding the effect that force have on an object। और वो जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे साथ फोर्स होता है या नहीं होता, तो हमारे लिए ये न्यूटन लॉज जो है उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हमें अच्छी तरह प्रोवाइड करते हैं। दिस बुक वॉज रिटन इन लैटिन। उन्होंने इसको लातीनी ज़ुबान में लिखा है विद टाइटल फिलासफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने ये बुक लिखा एज शोन इन फिगर। यहाँ उन्होंने इसको फिगर में भी बनाया है। द इंग्लिश टाइटल न्यूटन 1687 ट्रीटिस इज द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलासफी। इंग्लिश को उन्होंने 1687 में इस बुक का जो नाम है वो द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलासफी रखा गया है। ये हमारे साथ उसका नाम लैटिन में है और ये इसका इंग्लिश में है। विच इज़ often रेफर टू एज न्यूटन प्रिंसिपल, और इसको सम टाइम न्यूटन प्रिंसिपल के नाम पे भी जाना जाता है। तो ये उन्हीं बुक के लिहाज से थोड़ा डिस्कशन था जिसमें न्यूटन ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को राइट किए है। अच्छा, हम 3.2.1 में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे।
तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बात बताता है कि अगर आपके साथ इस तरह हो कि एक ऑब्जेक्ट है और इस पे तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो ज़ीरो हो, मीन कि इस पे हमारे साथ जितनी भी फोर्सेस है या तो इनका सम ज़ीरो हो या इस पर हमारे साथ कोई असर, कोई फोर्स सिरे से मौजूद हो, मीन कि इस पर नेट फोर्स जो है, तमाम फोर्सेस का जो नेट फोर्स है उस पर उसका असर ज़ीरो हो, मीन कि वो कोई भी फोर्स का असर महसूस नहीं करता। तो अगर ये बॉडी आपके साथ रेस्ट में हो तो फॉर एवर रेस्ट में रहेगी, और अगर ये बॉडी आपके साथ इन स्टेट ऑफ मोशन में हो तो वो आपके साथ फॉर एवर इन स्टेट ऑफ मोशन रहेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बात कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और अगर इस पे ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो ज़ीरो हो तो फिर ये ऑब्जेक्ट अगर हमारे साथ रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में रहेगी फॉर एवर, और अगर मोशन में हो तो वो हमारे साथ उसी ही स्पीड के साथ कॉन्स्टेंटली फॉर एवर मोशन में रहेगी। तो उसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है हमारे साथ कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। हमारे साथ नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर वो लगा होता है, अगर वो ज़ीरो हो, मीन कि इस ऑब्जेक्ट पर हमारे साथ बिल्कुल सिरे से कोई असर फोर्स मौजूद ना हो या किसी भी अदर फोर्सेस जो है वो बिल्कुल फील नहीं करें, तो सो द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने हालत रेस्ट को बरकरार रखेगा और यूनिफॉर्म मोशन, और वो आपके साथ यूनिफॉर्म मोशन जारी रखेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे साथ ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर तमाम नेट फोर्सेस जो है, नेट फोर्स जो है या तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो ज़ीरो हो, तो अगर ये बॉडी आपके साथ रेस्ट में होगी तो वो फॉर एवर रेस्ट में होगी, और अगर ये मोशन में होगी तो वो आपके साथ यूनिफॉर्म मोशन करेगी, मीन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो उसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसको दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी कहते हैं कि हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स न हो, इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज। तो वेलोसिटी में जाहिर तौर पर चेंज नहीं है, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो उसमें तो चेंज तब आएगी जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाए ना। तो इस यहाँ पे चूंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो इसी वजह से इसमें हमारे साथ क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी में चेंज है वो नहीं आएगी। इफ इट इज एट रेस्ट, अगर वो आपके साथ हालत रेस्ट में है, हालत सुकून में है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो आपके साथ एट रेस्ट में रहेगी, मीन कि वो अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करेगा। इफ इट इज मूविंग, अगर ये मोशन में है, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो आपके साथ अपना मोशन जो है वही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बरकरार रखेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपके साथ कांस्टेंट रहेगी। सही है, क्योंकि वजह ये है कि अगर चूंकि नेट फोर्स ज़ीरो है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से न तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है और न उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, क्योंकि अगर कोई किसी भी एक क्वांटिटी में या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में चेंज आता है तो फिर इससे हमारे साथ एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे चूंकि हम कांस्टेंट वेलोसिटी का बात करेंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि न इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी और न इसकी डायरेक्शन में चेंज आएगी। तो मीन कि तो जब इसके कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो ज़ीरो एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, मीन नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, न स्पीड में चेंज आएगी और न डायरेक्शन में। तो मैथमेटिकली हम फर्स्ट लॉ को इस तरह भी एक्सप्रेस करते हैं कि मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ नेट, मीन नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, देन चेंज इन वेलोसिटी भी हमारे साथ ज़ीरो है, क्योंकि वेलोसिटी में जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो उससे हमारे साथ वेलोसिटी में चेंज भी ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन इज आल्सो ज़ीरो। तो मीन कि जब फोर्स ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, और जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन आपके साथ ज़ीरो हो गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ इंडिकेट दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट,
zero velocity and state of a constant velocity are equivalent। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बात बताते हैं कि आज के साथ इसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है जीरो वेलोसिटी में होता है और उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है वो आपके साथ बराबर होगी। मीन की मतलब क्या है कि बिकॉज बोथ ऑफ देम डज नॉट रिक्वायर अ नेट फोर्स टू सस्टेन इट। वजह ये है कि इन दोनों को अपने इस हालत बरकरार रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी इस हालत को इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बरकरार रखे। तो उस एक प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे साथ मीन हम इक्विवेलेंट लेते हैं। इस बात का मतलब ये है कि हमने तो ये बात डिस्कस किया कि आपके साथ एक बॉडी रेस्ट में होगी या हालत मोशन में होगी कि अगर इस पर हमारे साथ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो। तो ये बात उन्होंने इस तरह भी लिखा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इंडिकेट दैट वो भी ये भी बात जाहिर करते हैं कि दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट जीरो वेलोसिटी एंड स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट। मीन कि हमारे साथ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो हमारे साथ एक प्रॉपर्टी के लिहाज से इक्विवेलेंट है। मतलब क्या है वो प्रॉपर्टी कौन सी है? बिकॉज both of them does not require a net force to sustain it। मीन कि इन दोनों के लिए हमारे साथ किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती कि वो उसी ही फोर्स की वजह से अपने हालत को बरकरार रखे। सो द स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट लॉ की जो मोशन ऑफ स्टडी है हमारे साथ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसका स्टडी है वो हमारे साथ दो ही हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में हम स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करते हैं और दूसरी पार्ट में हम स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं। अच्छा, body is at rest। The first part of the law states that a body at rest will remain at rest if no net force act on it। फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन की फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें ये बात बताता है कि आपके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में होगा जब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न हो। दिस पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट लॉ हमारे साथ बहुत इजीली हम इस पे समझते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे साथ कोई भी चीज़ घर में वैसे पड़े होते हैं तो अगर कोई भी बंदा इसको हटाना ले या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो जाए तो वो वहाँ पे हमारे साथ रहेगी। अगर आप इस तरह अपने घर में देखें चारपाई पड़े होते हैं, टेबल्स पड़े होते हैं तो वो आपके साथ अपनी ही जगह पर बरकरार रहती है, उसी ही जगह पर रहती है। अगर आपसे कोई भी बंदा इस पे नेट फोर्स अप्लाई करके इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस न करे तो वो आपके साथ वही जगह पे पड़ी रहेगी। तो उसकी ये बात तो समझना बहुत ही आसान है। सो दिस पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड गोज विद आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन। और ये हम कॉमन लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ चेयर लाइंग इन अ रूम, हम एक कुर्सी को रूम में लाए, will remain stationary and will not start moving or flying around by itself unless someone moves it by applying a net force। फर्ज करें अगर हम इस तरह करके एक चेयर को लाए, उसको एक रूम में रख ले तो ये चेयर आपके साथ न खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी और न एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ेगी बल्कि वो उसी ही जगह पर आपके साथ बरकरार रहेगी। लेकिन बात यह है कि अगर कोई भी बंदा इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करे तो फिर हमारे साथ ये चेयर्स वहीं पे पड़ी रहेगी। लेकिन अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे तो फिर हमारे साथ वो मोशन में आ सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, बॉडीज एट रेस्ट। अब नेक्स्ट बात हमारे साथ क्या है कि बॉडीज इन मोशन, आपके साथ बॉडी मोशन में जब होगी। द सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ स्टेट दैट अ बॉडी इन मोशन विल बी कंटिन्यू टू मूव in a straight line with uniform speed if no net force act on it। सेकंड पार्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये बताता है कि आपके साथ एक बॉडी जो है वो बिल्कुल सीधा रास्ते पे स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ जाएगी अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स न हो। However, our daily observation is against this। लेकिन हमारे जो डेली ऑब्जर्वेशन है हम ऑब्जर्व करते हैं वो उसके मुखालिफ हम महसूस करते हैं। वजह यह कि अक्सर आप देखें तो हम बॉल हिट करते हैं ना तो वो कुछ फासला कवर करके आपके साथ पे रेस्ट में आ जाती है।
या इस तरह अगर हम 6 के लिए गेंद को मारते हैं ना, तो वो थोड़ा सा फासला हवा में भी कवर करते हैं, लेकिन फिर जब ज़मीन पे नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो वहाँ पे आपके साथ फिर रेस्ट फॉर्म में आते हैं। तो ये बात याद रखें कि यहाँ पे आपके साथ उन पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होते हैं, तो इसी वजह से आपके साथ ये बॉडी जो है वो रेस्ट में आ सकती है। अक्सर अगर आप देखें ना, तो जब ये बॉल हम हिट करते हैं तो उसके सामने एयर रेजिस्टेंस भी आता है, ये ज़मीन पे रोल करते हैं ना तो उसके ऊपर फ्रिक्शन भी आते हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, इसी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हमारे साथ ये गेंद जो है ये रेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। अगर हम इन ही एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव करें तो ये हमारे साथ फॉर एवर मोशन में रहेगी। However, our daily observation is against this. For example, if we roll a ball, it comes to rest after some time. अगर हम बॉल को रोल करें, मीन हिट करें, तो वो कुछ वक्फे के बाद रेस्ट में आ जाती है। But careful study of the moving ball shows that there are forces. लेकिन उसके लिए जो बहुत एहतियात से हम इस बॉल के मोशन को स्टडी करें तो ये बात बताता है कि देयर आर फोर्सेस। तो यहाँ पे हमारे साथ एक्सटर्नल फोर्सेस है लाइक फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, मीन कि उसकी जो मोशन के लिए हम अपोज करते हैं, उस गेंद के मोशन को जो अपोज करते हैं वो फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस है हमारे साथ, विच अपोज द मोशन ऑफ बॉल, जो इस बॉल के मोशन को अपोज करते हैं, उसके रास्ते में मुज़ाहिमत लाती है। तो इसी वजह से वो हमारे साथ फॉर एवर मोशन में नहीं रहती। This means that the object would continue to move in a straight line forever with uniform speed if the force opposing the motion of the object are removed. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें कि हमारे साथ एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में फॉरएवर अपने मोशन जारी रखे, तो उसकी रास्ते से हमने इस अपोजिंग फोर्स को हटाना है। इन स्पेस वेयर देयर आर नेग्लिजिबल अपोजिंग फोर्सेस, स्पेस में हमारे साथ नेग्लिजिबल अपोजिंग फोर्सेस होते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट हमारे साथ स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। एंड नो अप्लाइड फोर्स हैज टू बी मेंटेन्ड बाय एन इंजन टू कीप देम मूविंग। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ इंजन जो है कि वो इतना कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई नहीं करते कि वो इसकी जो मोशन है कि वो कंटिन्यूसली जारी रखे, सही है। एंड नो अप्लाइड फोर्स हैज़ टू बी मेंटेन, लेकिन इसके लिए उस मोशन को बरकरार रखने के लिए जो इंजन का फोर्स है कि वो बरकरार नहीं रखते। एंड टू कीप देम मूविंग, कि वो इसी ही हालत में हमारे साथ इसके मोशन को बरकरार रखे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इनर्शिया है हमारे साथ। A greater net force is required to change the velocity of some object than others. ये तो जाहिरी बात है कि हमारे साथ बाज ऑब्जेक्ट के लिए वो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है कि हम इसकी वेलोसिटी को चेंज करें रेदर देन ऑब्जेक्ट, दूसरी ऑब्जेक्ट के लिहाज से। बाज अगर हमारे साथ लाइट बॉडीज़ होती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए हमें कम फोर्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारे साथ हैवी बॉडीज़ है, हैवी ऑब्जेक्ट्स है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। For instance, a net force that is just enough to move a car will cause only a small change in motion of truck. फ़र्क करें हम इस तरह करें कि हम एक लम्हे के लिए कार पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वही फोर्स अगर हम ट्रक पे अप्लाई करें तो वो इस ट्रक में के मोशन में बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज लाएगा इन कंपैरिजन टू द कार के लिहाज से। द ट्रक हैज़ अ मच ग्रेटर टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। तो ट्रक में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ये रुझान बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी हालत रेस्ट को बरकरार रखे। फॉर एग्जांपल, आपके साथ एक कार पड़ा है और एक ट्रक है, तो हम ट्रक पे भी फोर्स अप्लाई करें और कार पे भी फोर्स अप्लाई करें, तो हम ये तो जाहिरी बात है कि ट्रक के लिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। तो हम कार पे जितना फोर्स अप्लाई करें तो वो उसमें मोशन आसानी से लाएगी बनिस्बत कार से। तो मीन कि कार की यहाँ पे हमारे साथ वो प्रॉपर्टी ज़्यादा है कि वो अपनी हालत रेस्ट को बरकरार रखे।
So therefore we said that the truck has more inertia than a car. तो inertia हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है, inertia हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है कि वो इसी वजह से हमारे साथ अपने हालत रेस्ट को बरकरार रख या बरकरार रखने की कोशिश करे, या अपने हालत मोशन को बरकरार रख या बरकरार रखने की कोशिश करे। तो ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। सो यहाँ पे देखिए कि अ ग्रेटर नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट देन ऑफ अदर्स। हमारे साथ ग्रेटर नेट फोर्स रिक्वायर्ड होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी में चेंज लाए देन अदर ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे हमारे साथ लाइट और हेवी ऑब्जेक्ट की बात करती है कि अगर हम चाहे तो हेवी ऑब्जेक्ट में हम उसकी जो वेलोसिटी में चेंज हम लाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा नेट फोर्स की ज़रूरत होगी बनिस्बत लाइट बॉडीज़ के। फॉर इंस्टेंस इकोनॉमिकली अ नेट फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू मूव अ कार, वो हमारे साथ एक नेट फोर्स है कि वो कार को मूव करने के लिए होता है। विल कॉज ओनली अ स्मॉल चेंज इन मोशन ऑफ ट्रक, तो वो ट्रक के मोशन में बहुत स्मॉल चेंजेस लाएगा इन कंपेरिजन टू द कार के मुकाबले में। So the truck has a much greater tendency to remain at rest. तो ट्रक में जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान है कि वो अपने हालत रेस्ट को बरकरार रखे। तो ट्रक के इस ज़्यादा रुझान को हम क्या कहते हैं, उसका मोर इनर्शिया कहते हैं। So therefore we say that the truck has more inertia than car. तो इनर्शिया हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है, सही है कि वो अपनी हालत रेस्ट को बरकरार रखे या बरकरार रखने की कोशिश करे, या अपने हालत मोशन को बरकरार रखे या बरकरार रखने की कोशिश करे। तो ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं।